नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी कसब का अगला अध्याय, पृष्ठ संख्या 259 के आगे से। मैं डीडी से सहमत होना चाहता हूं कि कहानी समाप्त कर देने के लिए यह स्थल उपयुक्त है। प्रेम कहानी तो वास्तव में समाप्त हो चुकी है। प्रेम कहानी के समाप्त हो जाने के साथ ही प्रेम भी समाप्त हो जाता है, अथवा नहीं। यह सुधीजनों के मध्य सदा सुखद विवाद का विषय रहा है। कुछ हैं जो मानते हैं कि प्रेम कालजयी होने का एक दुस्साहसी किंतु कुल मिलाकर दयनीय यत्न है। मानव कितना भी कैसा भी यत्न कर ले, काल सदा प्रेमजयी हुआ है। कुछ हैं जिन्हें प्रेम की अमरता में विश्वास है और वे आग्रह पूर्वक कहते हैं कि किसी न किसी रूप में प्रेम दोनों प्रेमियों के मध्य जीवित रहता है। जो हो, कहानी करनी पर आधारित होती है, और अगर प्रेम की कहानी शेष हो गई हो तो यह मानने को हम बाध्य हैं कि प्रेम अब निष्क्रिय और निष्काम हो गया है। जीवन के आड़े आएगा नहीं वो, हथेली चूम चूम कर उद्घोष नहीं करेगा, जिलेम्बू जिलेम्बू। यूं अगर आपके पास भी उतना ही फालतू समय हो जितना इस निर्जन बंगले में मेरे पास है, तो आप इस बात का भी विचार कर सकते हैं कि क्या वह निष्क्रिय निष्काम प्रेम ही असली चीज नहीं? ऐसे अद्भुत आलस्य, ऐसी गहरी गोपनीयता का मारा प्रेम कि कभी प्रिय से यह भी कह ना पाए कि मुझे तुझसे प्यार है, किंतु बराबर प्रिय का स्मरण करे, प्रिय की चिंता करे। इस माने में शायद दया बहुत ही आदर्श रीति से डीडी से प्यार करती है और करती रहेगी, पर वो एक अलग प्रेम कहानी है। संभव है आप उसे घृणा ठहराएं इधर की कुछ घटनाओं के कारण, किंतु घृणा भी प्रेम का ही परिवर्तित विकृत रूप है। इस समय जबकि डीडी एक चादर फैला रहा है बेबी की देह पर, दया बंबई के किसी प्रसूति गृह में एक और चादर पर छटपटा रही है और सच मानिए डीडी के बारे में सोच रही है। बेबी डीडी की इस प्रेम कहानी के पलीता लग जाने से मैं भी उतना ही विक्षुब्ध हूं जितना सुखांत विश्वासी पाठक वृंद। विक्षुब्ध ही नहीं, क्रुद्ध भी। मेरा वश चले तो मैं इन अशक्त हाथों से अभी 2 झापड़ नायक के मारा हूं। मैं उससे कहूं कि जब तेरे एक प्रिय आंग्ल कवि के शब्दों में प्रेम एक छोटे से कमरे को सर्वत्र का पर्याय बना सकता है, तब तुझे नायिका की ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि उसी में तेरा अमेरिका, तेरा नया खोजा देश है, और जिससे यह नायिका तुझे बांध देना चाहती है मार गांठ लगाकर, वही तो स्वाधीनता की मूर्ति है। तुझे कम से कम यह तो सोचना चाहिए कि परसी हुई थाली को ठुकरा जाने से बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता। इसे खा, रोक ले उस हाथ को जो चादर खींचने बढ़ा है। शायद खाकर तू इतना तंद्रिल हो जाए कि फिर पूछे कि दिल्ली की इस गली को छोड़कर जाने के लिए कौन सिरफिरा कह रहा था। अगर तू प्यार को आध्यात्मिक मानने का आग्रह कर रहा हो इस क्षण, तो सुकवियों के साक्ष्य से यह जान कि आत्मा जिस प्रेम रहस्य की वाचिका है वह काया की पोथी में ही लिखा है, इसे बांच। किंतु जो अपनी जीन सिमंस के कहने पर नहीं मान रहा है, वो हमारे आप के कहने पर क्यों मानेगा भला? और मान भी जाए तो क्या होगा? डीडी और बेबी के विवाह की परिणति सुखद मौन में हो अथवा दुखद मौन में, मौन तो मौन ही रहेगा ना। क्या हम कल्पना करें कि एक बौद्धिक कलाकार आदि आदि डीडी है जो 50 बार अपनी सुंदर किंतु सिर चढ़ी जिद्दी पत्नी बेबी से झगड़ चुका है, जिसे दुख है कि इस विवाह ने मेरे कलाकार की हत्या कर दी है, जिसे एक और कोई समझाती है कि तुम जीनियस थे हो, पर क्या किया जाए, दुर्भाग्य। क्या हम कल्पना करें कि उपरोक्त विशेषणों से विभूषित डीडी उपरोक्त विशेषणों से विभूषित बेबी के साथ विस्मयकारी समंजन में सहजीवन में पड़ा हुआ है, और हम आप तमाम अन्य यही पूछ रहे हैं? सच
कैसे पड़ा हुआ होगा यह? सच, कैसे पड़ी हुई होगी वो इस उबाऊ नरक में? जाने कितने शरद साथ साथ देखते सुनते जीते हुए ये जो दो भाई बहन से अगड़म बगड़म जुड़वा से हैं, क्या ये प्रेमी हैं? यह श्रीमती मैत्री तिवाड़ी, जो आप तो जानते ही हैं भाई साहब कितने भोले हैं ये तिवाड़ी से शुरू होने वाली बातें। थोड़ी खीर तो और खा लीजिए ना, जैसी बातों के साथ कहती रहती हैं। यह श्री डीडी तिवाड़ी, जो वो तो मेरी वाइफ ने मुझे चेता दिया वक्त से, जैसी बातें। हजारी प्रसाद द्विवेदी, समझे साहब, और कुछ नहीं, संस्कृत की मुद्रा हिंदी में बदलवा लेने वाले व्यापारी थे। जैसी बातों के साथ कहते रहते हैं, ये प्रेमी है। इससे अधिक उबाऊ जोड़ा हमने तो देखा नहीं, ऐसा कहते हैं लोग बाग। अगर यही आदर्श प्रेमी युगल है तो शास्त्री शास्त्रानी का जोड़ा क्या बुरा था। आपका आग्रह हो तो मैं बेबी डीडी का उच्चतर परिवेश में प्रास्थापन करके कहूं कि बेबी, यू नो व्हाट अ सिंपल सोल दिस डियर हस्बैंड ऑफ माइन इज, जैसी बातें। टेक सम मोर पुडिंग डू के साथ कहती रहती है। डीडी, my wife has this very sensitive antenna and she catches these fine nuances much earlier and better than I do, जैसी बातें। Well, frankly, Eliot is the most overrated poet in English. All this hoopla for a chappie who hasn't written a single original line, जैसी बातों के साथ कहता रहता है। तो यह जोड़ा आपको केवल बिग बोर ही नहीं, स्मग भी नजर आएगा। प्रत्येक स्थिति में यह जोड़ा दुकेलेपन के क्षणों में आत्मघाती अथवा आत्ममुग्ध मौन का भागीदार बना हुआ दिखाई देगा हमें। अगर प्यार गूंगा और घुनना ही होता हो तो फिर उस पुस्तक मुखी के लिए शास्त्री जी के प्रेम पर महाकाव्य क्यों न लिखें हम। मैं समझता हूं कि यहां सुधिजन आपत्ति कर सकते हैं, अगर उनका धैर्य पहले ही आपत्ति ना कर चुका हो, कि क्या डीडी और बेबी के जोड़े को दो सुरुचिपूर्ण सहयोगी मित्रों के रूप में नहीं देखा जा सकता। डीडी रसोई में बेबी की मदद करता है, बहुत उत्साह दिखाता है यह जानने में कि बुनाई का यह नमूना तुमने कहां से लिया। बेबी कलात्मक दुनिया में डीडी की मदद करती है, बहुत उत्साह दिखाती है यह जानने में कि नामवर ने अज्ञेय के बारे में क्या कह दिया। किंतु पति पत्नी कंपनी लिमिटेड के योग्य साझेदारों के रूप में डीडी बेबी की कल्पना भी प्रेम पुजारियों को क्या, सामान्य पतियों पत्नियों तक को आकर्षक नहीं मालूम होगी। बहुधा देखा गया है कि ऐसे आदर्श जोड़े से मिलने के बाद अगर कोई पत्नी श्रीमान आदर्श की अपने पति से प्रशंसा करती है तो पति कहता है कि मुझे वह आदमी निहायत बनावटी सतही मालूम हुआ, और अगर पति श्रीमती आदर्श की प्रशंसा करता है तो पत्नी कहती है कि मुझे वह औरत निहायत ओछी बनावटी मालूम हुई। पति पत्नी सहमत होते हैं कि ये आपस में थैंक यू सॉरी कहते रहने वाले पति पत्नी प्रेमी हो ही नहीं सकते। एक शास्त्रीय सी आपत्ति और भी है, जो प्रेमी रह चुके हैं क्या वे साझीदार मित्र बन सकते हैं? क्या प्रेम का स्वर मंद्र कर मैत्री सप्तक में लाया जा सकता है? यद्यपि इस क्षेत्र में मेरा निजी अनुभव शून्य और परोक्ष अनुभव नगण्य है, तथापि मैं सोचता हूं कि प्रेम घृणा का रूप भले ही ले ले, उसे मैत्री में परिवर्तित करना असंभव होगा। मैं नायक को चादर खींचने से रोक नहीं पाया, न रोक पाने का अफसोस करना भी कुल मिलाकर बहुत युक्तिसंगत जान नहीं पड़ता। मैं उस विद्वान से सहमत होना चाहता हूं जिसने प्रेम को खसरे जैसा रोग ठहराया है कि जितनी कम उम्र में हो हुआ जाए उतना अच्छा। सुधिजन संतोष कर सकते हैं कि डीडी बेबी यौवन की देहरी पर ही इससे निबट लिए। कथा साहित्य में कुछ ऐसा भी आग्रह रहा है कि जो कुछ हुआ उसके लिए कौन कितना दोषी है इसका निर्देश संकेत रूप में कर दिया जाए। हर कहानी मैं, तू और वे की कहानी होती है, और इधर यह अच्छा समझा जाने लगा है कि मुख्य रूप से वे को दोषी ठहराया जाए, क्योंकि मैं और तू अंततः इसी वे की उपज हैं, इसी के प्रवक्ता और प्रतिरूप हैं।
सुधीजनों को अपेक्षा होगी कि इस वे के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार करते हुए समाजशास्त्र, इतिहास, अनुवंशिकी, मनोविज्ञान, परिस्थितिकी, नेतृत्व, जीव रसायन, अर्थशास्त्र, कण भौतिकी आदि सभी विधाओं का उपयोग किया जाए। ऐसा संकेत मिलता है कि जो मनुष्य अज्ञान के युग में केवल 12 राशियों और 7 ग्रहों से बंधा हुआ था, ज्ञान के इस युग में असंख्य चीजों से बंधा हुआ मान लिया गया है। अतएव डीडी और बेबी में से कौन कितना दोषी है, इस चादर के खिंच जाने के लिए, इसका निर्णय करने के लिए हमें असंख्य ऊपरी तौर से असंबद्ध मालूम होने वाले तथ्यों का विचार करना होगा। उदाहरण के लिए हमें देखना पड़ सकता है कि विवेकानंद के विदेश जाकर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहने और लौटकर भारतीयों को अपने बिलों से बाहर निकलने के लिए ललकारने का इस कथानक से क्या संबंध है। मालवीय जी का एक मलिच्छ कन्या को वेद पढ़ाने का गोलमोल आदेश प्रस्तुत गोलमाल के लिए किस हद तक जिम्मेदार है, और स्वयं मालवीय जी द्वारा गोलमोल आदेश दिए जाने के लिए कौन वे उत्तरदायी हैं। अगर डॉक्टर भगवान दास असेंबली में मनुस्मृति पर भाषण करने के लिए वाराणसी से ब्राह्मणों को इतना मुंह ना लगाते तो क्या यह चादर नहीं खींची जाती। शास्त्री जी के बाल सखा जयशंकर प्रसाद का कामायनी लिखना इस मुख्य घटना के लिए किस हद तक जिम्मेदार है। इन्हीं प्रसाद जी से बेनिया बाग में सैर के समय मिलते रहने के बावजूद प्रेमचंद जी ने गोदान लिखकर इस तरह चादर खींच जाने की संभावना को कितना प्रशस्त किया। इस घटना का ऊंचे कुमाऊनी ब्राह्मणों की सूक्ष्म ऊंच नीच से, स्ट्रैटिफिकेशन से क्या संबंध है। गांधी जी के कब्ज का इससे कोई संबंध है कि नहीं। नेहरू के योजना भवन से फूटी विकासशीलता भी हमारे लिए विचारणीय हो सकती है। दैन की सार्वभौम उप संस्कृति और समृद्ध प्राचीन भारत की संस्कृति का इस चादर पर कितना खिंचाव पड़ा, यह भी सोचना पड़ सकता है। बेबी के इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हमें डीडी के अनाथ कॉम्प्लेक्स का, बृहत्तर परिवार, उच्चतर माता पिता ढूंढने की लालसा का भी विचार करना पड़ सकता है। इस बात की भी आवश्यकता है कि हम किसी निदान संगणक से डीडी और बेबी के, खासकर डीडी के सभी हार्मोनों, एंजाइमों और अन्य रसायनों की माप करके ये बताने को कहें कि वे औसत से कितने कमती बेशी हैं। दोषी वे के संधान के सिलसिले में सुधीजन मुझे अनंत प्रश्नों के उत्तर खोज लाने का आदेश दे सकते हैं। मैं लेखक नहीं हूं। किसी सठियाए पंडित द्वारा कादंबरी शैली में बड़बोली संस्कृत में लिखकर एडवर्डी सोफा की स्प्रिंगों में छिपा दी गई एक सामान्य सी मध्यवर्गीय युवा प्रेम कथा का रूपांतरकार भर हूं। और हां, स्वयं सठियाए की श्रेणी में आने वाला एक व्यक्ति हूं जो कभी दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक था। तथापि इस रूपांतरण का दोषी होने के नाते मैं चादर खींचे जाने के लिए दोषी वे के संधान में सुधीजनों से सहयोग के लिए प्रस्तुत हूं। चमत्कारी घ्राण शक्ति से संपन्न श्वान की नाई में सुधीजन के फेंके हर टुकड़े की गंध लेकर दिख काल के हर आयाम में कण कण सूंघता फिरूंगा। अगर वैसा ना होता तो क्या ऐसा होता। सूंघते सूंघते मैं बड़के धमाके तक पहुंचने को प्रस्तुत हूं। वर्तमान निठल्लेपन में, विद्यमान निर्जनता में मुझे यह कल्पना कुल मिलाकर नितांत प्रीतिकर मालूम हो रही है। किंतु सुधीजनों द्वारा बताया गया है कि मेरे मस्तिष्क में मात्र 10⁻14 सूचनाएं एकत्र करने की क्षमता है। अगर मैं इतनी सूचनाएं एकत्र कर लूं और प्रत्येक सूचना को चादर खींच दिए जाने से संबद्ध मानूं, तो मुझे सुधीजन की गणना के अनुसार 2 करोड़ खंडों वाला उपन्यास लिखना होगा। समय का अभाव किंचित आड़े आ रहा है। क्या यह अधिक सुविधाप्रद नहीं कि जब बड़के धमाके तक पहुंच ही गए हैं तब उस के मत्थे सारा दोष क्यों न मढ़ दें जिसने वे बनाए। वह मात्र वह था, साबुत दाल का दाना, ब्रह्म बीज, और प्राचीन कथाकारों के अनुसार उसका मन रमा नहीं, मात्र वह होने में। इसलिए उसने दाल के दाने को 2 हिस्सों में बांट दिया, पुरुष और स्त्री हो गया।
स्त्री ने शून्य कर दिया, पुरुष ने स्त्री से रमण किया। स्त्री ने सोचा, जिसने मुझे अपने से ही जन्म दिया है वह मुझसे संसर्ग कैसे कर रहा है। मैं छिप जाती हूं। वह नानाविध प्राणियों के रूप में छिपी, उसे भी नानाविध प्राणियों का रूप लेना पड़ा। इसी से सृष्टि हुई। इस लंबे खिंचते जाते विषयांतर से आपको जो अधैर्य हो रहा होगा उसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। क्या हम इस बात की भी सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि दाल के दाने के दो होने अथवा प्रोटॉन के हाइड्रोजन बन जाने के बाद से रमण क्रीड़ा के अंतर्गत कैसा विराट विषयांतर होता आ रहा है पिछले 17 गुणा 10 घात 9 वर्षों से। और अभी पता नहीं कितने वर्षों बाद यह सृष्टि सिकुड़नी शुरू होगी। काल उल्टा बहेगा। जीवन यात्रा चिता से गर्भ की ओर होगी। होते होते ब्रह्मांड फिर वही साबुत दाल का दाना बन जाएगा और 100 ब्रह्म वर्ष बाद वही दाना उसी ऊब से नया सृष्टिक्रम शुरू करेगा। ब्रह्म के विषय वासनाजन्य इस विचित्र विराट विषयांतर से अधीर होकर मानव यदि कभी कभी चादर खींच देता हो तो क्या आश्चर्य। कदाचित सुधीजन इस सबको लचर पंडिताऊ परिहास का नमूना ठहराएं। है भी यह लचर पंडिताऊ परिहास ही, किंतु आज जब 10,000 मेगाटन शक्ति वाली आणविक मृत्यु पृथ्वी पर मंडला रही है, मुझे सन 1957 में बेबी पर डीडी द्वारा खींच दी गई एक चादर का स्मरण करते हुए पंडिताओं परिहास ही सूझ रहा है। मूल लेखक की तरह मैं यहाँ छंदबद्ध विलाप करने में असमर्थ हूं। आपके और मेरे 10-10 घात 14-14 स्नायु कोशों द्वारा एकत्र सूचनाओं द्वारा असमर्थ बना दिया गया हूं। किंतु इस असमर्थता का बगैर छंद का रोना भी क्या रोएं। जहां पर शॉट फ्रीज कर दिया गया है वहीं कथा समाप्त मान लें। फ्रीज शॉट से आगे की कल्पना करने की, कल्पना मात्र से सिहर उठने की आधुनिक परंपरा का निर्वाह करें या कि जड़ीभूत काल को फिर गति दें। मेरे लिए दूसरा विकल्प रुचिकर है। अधिकतर तो इसलिए कि अकेले में मेरा मन रमता नहीं और मैं इन पात्रों के आपके साथ रहना चाहता हूं कुछ समय और। कुछ इसलिए कि हमें यह देखना होगा कि क्या कहानी की समाप्ति के बावजूद प्रेम बचा रह जाता है, सरस आत्मा में लगे किसी छोटे किंतु पेटू कीड़े की तरह, अथवा बहुत पहले लगाए किंतु अब तक मंद महकते किसी इत्र की तरह। कथा को फिर गति देना इसलिए भी जरूरी है कि प्रेम समाप्त भी मान लिया जाए तब भी यह प्रश्न शेष रहता है कि क्या वे दो व्यक्ति फिर कभी मिले। बेबी और डीडी मिले हैं 24 वर्ष बाद, यह मुझे मालूम है। मूल कथा लेखक इसकी कल्पना करने की स्थिति में था नहीं, उसे होता देखने के लिए मौजूद नहीं था वह। तो आपकी अनुमति से मैं फ्रीज शॉट को गतिमान करके फिल्म आगे चला देता हूं। नायिका चादर लतिया कर फेंक रही है। नायक का एक हाथ दरवाजे की कुंडी पर है। वो कह रहा है, मैं शास्त्री जी को यह सुझाव दे सकता हूं कि तुझे डॉक्टर दद्दा के पास लंदन भेज दें, वहां भी शादी हो सकती है। वे राजी हों तो हम यहीं कोर्ट में भी शादी कर सकते हैं। वो कह रहा है किंतु इन शब्दों का स्वाद उसके मुंह में श्राद्ध के प्रसाद जैसा है। नायिका कह रही है, ठहर, मैं अभी आ रही हूं। वो पहन रही है कपड़े, लगा रही है क्लिप कांटे, हुक बटन। नायक उस संसार में घुसा हुआ है जिससे बाहर होने का कभी उसे बहुत कष्ट था, किंतु मुंह फेरे हुए है वह कपड़े पहनती इस नायिका से। नायक नायिका बाहर आए हैं बरामदे में। लॉन में कुर्सी डाले बैठे हैं बूढ़ा बुढ़िया, देख रहे हैं इन्हें प्रत्याशा से। नायिका बुजुर्गाना लहजे में ड्राइवर को बुलाती है और कहती है, साहब को जहां कहें वहां छोड़ आओ। नायक कहता है कि मुझे शास्त्री जी से विदा लेनी है, उनसे कुछ कहना है। नायिका कहती है, कोई जरूरत नहीं हो रही नमस्कार करने की, कुछ कहने की। इनसे जो भी तेरा संबंध था मेरी वजह से था, मुझसे टूट गया, इनसे भी टूट गया। ड्राइवर, साहब को ले जाओ। अरे रोको,
कहती है वृद्धा। मैत्री बच्ची, कहता है वृद्ध। बच्ची गाड़ी का दरवाजा खोलती है और सीट की ओर इशारा करती है। नायक बैठ जाता है। वह दरवाजा भड़ से बंद कर देती है। इधर गाड़ी चलती है और उधर वो इत्मीनान से लॉन में आती है। माँ बाप से बैठ जाने को कहती है, खुद भी बैठ जाती है। उस किताब के पन्ने पलटती है जिसे पिता पढ़ रहा था। फिर कहती है, कुछ ऐसे मानो यह एक यूं ही सी बात हो। बाबू, मैंने तुमसे एक दिन आकर कहा था मेरी शादी हो गई। आज मैं तुमसे कह रही उस शादी में ना मैं विधवा हो गई। छी हो अलच्छिनी, कहती है माता और रोने लगती है। पिता अपनी डबडबाई आंखों से देखता है बच्ची की उन आंखों को जिनमें आंसू होने चाहिए थे पर नहीं है। कहती है बच्ची, जब मेरी वो शादी बच्चों का खेल ठहरी तब बच्चों का खेल ही हुआ ना मेरा उसमें विधवा हो जाना। इसमें सयानों को रोना नहीं चाहिए। अच्छा। बच्ची अब वह पुस्तक सौंपती है पिता को और कहती है, मुझे पढ़ाओ बाबू, विधवाओं को पढ़ाते हैं कहा। मैत्री को शास्त्री जी ने पढ़ाया। उसे विधवा मानते हुए पढ़ाया कि नहीं इस पर अधिकार पूर्वक कुछ कह नहीं सकता। पुत्री मानकर निश्चय ही नहीं पढ़ाया, इतना जानता हूं। शिष्या मानकर चले वह उसे। यह उनके पढ़ाने का ही प्रताप रहा होगा कि आयुष्मती मैत्री अब वह किसी को भी यह अधिकार नहीं देती कि उसे बेबी कहे, अपनी मां को भी नहीं। विद्या क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करती गई। हाई स्कूल इंटर तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। उस बालिका को बीए में द्वितीय और एमए में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। भक्ति और रस सिद्धांत पर उसका शोध प्रबंध पीएचडी से सम्मानित हुआ। लोग कहते हैं कि इस प्रगति का श्रेय विद्या क्षेत्र में शास्त्री जी की राजनीतिक सत्ता का था। वो राज्यसभा सदस्य हो गए थे उन दिनों। किंतु लोगों की बातों का मुझे कोई विश्वास नहीं रह गया है। कभी कभी तो मुझे अपनी ही बात का विश्वास नहीं होता। अस्तु, एक क्षण को मान भी लें कि एमए में उसके नंबर बढ़वाए गए और उसका शोध प्रबंध लगभग पूरा का पूरा उसके गाइड ने ही लिखवाया, तब भी यह समझ सकना मुश्किल है कि बैडमिंटन और संगीत में मैत्री किस राजनीतिक सत्ता के प्रताप से आगे बढ़ी। बैडमिंटन में वो राज्य चैंपियन बनी और अखिल भारत प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर रही। वह न केवल उच्च स्तरीय गायिका के रूप में प्रतिष्ठित हुई बल्कि उसने शास्त्रीय संगीत पर अधिकारी लेख और ग्रंथ रचे। यह कहना तो शायद ठीक न हो कि वह पंडिता हो गई देखते देखते। इतना जरूर है कि वह अपने पिता द्वारा और स्वयं अपने द्वारा संग्रहित पोथियों का कुशल उपयोग करना सीख गई। यह भी उल्लेखनीय है कि वह जो एक अल्हड़ सी, अनपढ़ सी, ठेठ अल्मोड़िया सी बेबी थी, बहुत तेजी से एक परिष्कृत युवती मैत्री में बदल गई, जिसके रहन सहन में, बोलने चालने में, पहनने ओढ़ने और सजने संवरने में आभिजात्य के दर्शन हुए। यह नहीं कि वह कुछ अलग ऊंची सी रूखी सी बन गई। नितांत सरस बनी रही वह, हंसी मजाक में सबसे आगे। इतना ही कि उस हास परिहास में भी अब एक प्रकार की प्रौढ़ता आ गई। हर मंच पर उसका अनौपचारिक आभिजात्य, उसका वाग वैदग्ध्य और जीन समन्स रूप एक दुर्निवार आकर्षण पैदा करने लगा उसके प्रति। कुमाऊनी समाज से बाहर के आधुनिक नवयुवकों द्वारा उसके प्रति प्रणय निवेदन का क्रम बीए अंतिम वर्ष से ही शुरू हो गया। वो अपने प्रेमियों को हंसकर, उंगली पकड़कर जगह पर बैठा देने की कला में पारंगत होती चली गई। प्रेम रोम, यह क्या पागलपन है, ऐसा कुछ कह सकना सीख गई। उसकी वे बड़ी बड़ी आंखें। कोई कायदे की बात करो ना, बगैर कुछ मांगे पाए मेरी पूजा करते जाओ ना। ऐसा भी भाव कहीं निहित रहा उसके दैहिक वक्तव्य में। आयुष्मती मैत्री के विफल प्रेमियों की एक लंबी सूची बनती चली गई है, जिसमें बाल, युवा, वृद्ध, साहित्यकार, संगीतकार, नाटककार,
रसिक, विद्वान, राजनीतिक, प्रशासक, उद्योगपति, व्यापारी, सभी तरह के लोग सम्मिलित हैं। समादर की मांग करती है यह सूची, और इसे अप्रकाशनीय ही समझना होगा हमें। कुछ युवकों ने उससे विवाह भी करना चाहा, लेकिन वो उन्हें टालती रही। जहां तक उसके अपने समाज का संबंध था, वह विधिवत अस्पृश्या बनी रही विवाह योग्य युवकों के लिए। मैत्री ने एमए करने के 1 वर्ष बाद विवाह किया। एक प्रकार से उसने अपनी मरणासन्न माता को अंतिम क्षण अप्रत्याशित उपहार लाकर दिया, जामाता के रूप में। उसका पति श्याम सुंदर मिश्र आईएएस में आने से पहले कुछ महीने उसे पढ़ा चुका था कॉलेज में। जाति नाम के कारण कई लोग समझते हैं कि मैत्री ने कुमाऊनी समाज से बाहर शादी की है, किंतु लड़का कुमाऊनी ब्राह्मण ही है। डीडी की तरह साधारण घर परिवार का एक मेधावी युवक, विचारों से लोहिया समाजवादी, साहित्य कला में विशेष रुचि और थोड़ी गति रखने वाला, मैत्री पर पूरी तरह आसक्त, पहरावे, बातचीत और व्यवहार में थोड़ा कर्मठ नेतानुमा। उसके लिए यह प्रेम विवाह था। मैत्री के लिए कदाचित एक सौदा था सयानों का। धूमधाम से हुआ विवाह, सारा कुनबा जमा हुआ। डीडी की बात किसी ने भी नहीं की, बबली दी वाली मुनिया ने भी नहीं, जो तब स्वयं विवाह योग्य हो चुकी थी। इस विवाह के 4 महीने बाद शास्त्रानी जी गुजर गईं। शास्त्री जी बेटी की पीएचडी खत्म होने तक रहे दिल्ली में, और फिर अपनी योजना अनुसार चले गए बिनसर वानप्रस्थ बिताने। वह 10 साल बाद वहीं मरे। कहते हैं वानप्रस्थ में वह कामायनी का संस्कृत में अनुवाद करने, उमर खयाम को ब्रजभाषा में ढालने और संस्कृत में आधुनिक गल्प लिखने जैसे कई काम करके अंतिम क्षण तक अपनी कर्मठता किंवा जीवन के ऊल जलूलपन का परिचय देते रहे। शास्त्री जी ने, कहते हैं, चाय के अपने शौक को अनुष्ठान का स्वरूप दे डाला उस दौर में। बहुत पैसा खर्च करके प्रमुख बागानों की चाय वह मंगवाते थे और अपने अध्ययन कक्ष की लिखने वाली मेज पर रखी बिजली की केतली में पानी उबालते ही रहते और घड़ी देखकर अलग अलग समय पर अलग अलग बागान की चाय खुद बनाते और पीते। उनकी बहू में एक मजाक प्रचलित है, पता नहीं कितने हजार तो बुढ़ा चाय में ही पी गया। एक शाम उन्होंने उदय सिंह को आवाज दी कि मुझे उठने में आलस हो रहा है, लंका वाली चाय का डिब्बा दे इधर। उसने पहले गलत डिब्बा दे दिया, चीन वाली चाय का। बूढ़ा आखिर तक पूरा चैतन्य था। कहा यह नहीं वह। सही डिब्बा मिलने पर शास्त्री जी ने चाय बनाई, कुछ लिखने बैठ गए। ठीक 1.25 घंटे बाद उदय सिंह फिर कमरे में आया कि लैंप जला दूं और लापचू का वक्त हो गया है, इसलिए गिलास धो दूं। उसने शास्त्री जी को मेज पर फैले कागजों पर सिर टिकाए मृत पाया। श्रीलंका की पत्तियों से बनी चाय पांडुलिपि पर फैली हुई थी। मैत्री ने कुछ वर्षों तक कॉलेज में पढ़ाया, फिर अपने 2 बच्चों, एक लड़का एक लड़की के लालन पालन और सामाजिक कार्य के हित में नौकरी छोड़ दी। वह विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में बहुत काम करती रही है बराबर, और आज वो साहित्य कला आदि की अन्यतम संरक्षिका और स्त्रियों तथा निर्धनों के हित कार्य करने वाली नेत्री के रूप में ख्यात है। संसद सदस्य रह चुकी है एक बार। वह सत्तारूढ़ दल से संबद्ध है, किंतु विचारों से थोड़ी वामपंथी समझी जाती है। मैत्रीय पति श्याम सुंदर सरकारी नौकरी में बराबर उन्नति करते रहे हैं। यह एक संयोग है या शायद उनकी पत्नी के राजनीतिक संपर्कों का चमत्कार कि उन्हें ज्यादातर ऐसे पद मिलते रहे हैं जिनका कलाओं के सरकारी संरक्षण से कोई संबंध हो। इस प्रकार वह भी कला संरक्षण में अपनी पत्नी के साझेदार रहे हैं, प्रशंसक। इस जोड़ी को उत्तर भारत में कलाओं के लिए वरदान स्वरूप मानते हैं। निंदक, जिनमें कई भूतपूर्व और भावी प्रशंसक सदा शामिल रहते हैं, इन दोनों को आतताई राज्य और पूंजीवाद के पैसे से आधुनिकता और वामपंथ का नाटक खेलने वाले समझते हैं। मैत्री शाम के फ्रॉडों की सूचियां छापते रहना
अन्यतम प्रतिष्ठान विरोधी कार्रवाई समझी जाती है। जिन व्यक्तियों ने समाजवाद और आधुनिकता का नाम लेकर सन 54 के आसपास पंचवर्षीय आयोजन का क्रम आरंभ किया था, वे एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी आधुनिकता निर्लज्ज धींगा मस्ती में कैसे खो गई है, और जब खो गई है तब तुम इतने निर्विकार कैसे बैठे हो। किंतु जिस समाज में सब एक दूसरे से बहुत आक्रोश से यही प्रश्न कर रहे हों और उनकी धींगा मस्ती के समानांतर चलती आती इस चीख पुकार से किसी पर कोई प्रभाव न पड़ रहा हो, तो ऐसी जिज्ञासा करना भी फारसी काव्य का ब्रिज भाषा में अनुवाद करते रहने से कम उल जलूल नहीं। मिश्र दंपति का घर संवित संस्कृति का, आधुनिक भारतीयता का प्रतीक है। जो भी जाता है प्रभावित होकर लौटता है भारतीय लोक संस्कृति और आधुनिक कला के इस संगम से। प्रशासक और राजनीतिज्ञ दोनों ही श्रीमान और श्रीमती मिश्र को अपनी बिरादरी में विशिष्ट मानते हैं। संस्कारहीन भ्रष्टाचार की बाढ़ सी आई हुई है देश में, और उसके मध्य मिश्र दंपति किसी तरह संस्कृति का एक द्वीप बनाए हुए हैं। मिश्रा जी का लड़का भारतीय है, उसके बाद की लड़की अंग्रेज या अमरीकी कहना अधिक सही होगा। यहां भी समन्वय हुआ परमेश्वर की कृपा से। कई वर्ष हुए इंडिया टुडे में अपने आलोचकों को उत्तर देते हुए श्रीमती मैत्री मिश्रा ने कहा था, जी हाँ, मैं शास्त्रियों की बेटी हूं। यह मेरे लिए कोई विशेष गर्व का विषय नहीं है, किंतु आलोचकों को प्रसन्न करने के लिए मैं इसे अपने लिए शर्म की बात मानने को तैयार नहीं। सुनते हैं इंसान बंदर की औलाद है। क्या मेरे आलोचक यह चाहेंगे कि सारी इंसानियत इसलिए मारे शर्म के खुदकुशी कर ले? मुझ में इतना विवेक है कि उत्तराधिकार में पूर्वजों का विद्या प्रेम ही लूं, जातिगत अहंकार नहीं। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि मेरे आलोचक परंपरागत कलाओं के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए मेरे काम को ही नहीं, स्वयं इन कलाओं को भी सामंती कैसे ठहराते हैं। उदाहरण के लिए मैंने शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों के संवर्धन में थोड़ा बहुत योगदान किया है। क्या ये सामंती है? क्या मेरे आलोचक सिनेमा संगीत को लोकतंत्रात्मक मानते हैं, या कि संगीत विहीन होना उनके लिए प्रगतिशीलता की सबसे बड़ी कसौटी है? लोग सूखे से मर रहे हैं और ये देवी जी मल्हार अलाप रही हैं। नुमा फब्तियां कसने वालों की बुद्धि पर मुझे तरस आता है और उनसे बहस करना मैं गैर जरूरी समझती हूँ। ऐसी निरानंद प्यूरिटन प्रवृत्ति का मेरी दृष्टि में जनवाद या प्रगतिशीलता से कुछ लेना देना नहीं। इसका संबंध हो सकता है तो उस आक्रामक बर्बरता से जो अत्याचारी तानाशाही को जन्म देती है। जी हाँ, मैंने कहा है कि गरीबी से मेरे सौंदर्य बोध को ठेस पहुंचती है। इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने कहा है कि गरीबों को मार दो। मैंने निर्धन और दलित वर्गों के लिए जो काम किया है, खासकर कुमाऊं के गंगोली हाट क्षेत्र में, क्या उसे मेरे आलोचक गरीबों को मारने का पर्याय मानते हैं? मैं उनमें से नहीं जो गरीबी और गंवरपन को ही नियामत मानते हो। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा मानने वाले भावुक, रोमानी, पेटी बुर्जुआ अपने को आधुनिक और क्रांतिकारी किस मुंह से कहते हैं। मैं अपने आलोचकों के स्तर पर नहीं उतरना चाहती, किंतु यह तथ्य है कि इन आत्म केंद्रित निम्न मध्य वर्गीय जीवों को आप आज किसी अमेरिकी विश्वविद्यालय की फेलोशिप और अमेरिका का एक तरफा टिकट दिला दें, ये रेवोल्यूशन की पोटली बांधकर खुशी से वहां चले जाएंगे। भ्रष्टाचार के जो आरोप इन्होंने लगाए हैं वे पुराने हैं, जांच में बेबुनियाद सिद्ध हो चुके हैं। मुझे लगता है कि भारत का भद्र समाज घटियापन की बात इतनी ज्यादा इसलिए कर रहा है कि वो सुविधाजीवी है और भद्रता का बोझ उठाना नहीं चाहता। यह उदाहरण मैंने इस प्रश्न की भूमिका के रूप में दिया है कि क्या मैत्री जो कभी इस कथा की नायिका थी, उस युवक को याद करती है जो कभी इस कथा का नायक था? अमेरिका का एक तरफा टिकट पाने के लिए लालायत निम्न मध्य वर्गीयों को मैत्री की लताड़ क्या जताती है कि उसे याद है कोई बेबी थी जिसने किसी डीडी से प्रेम किया था? क्या मैत्री द्वारा गंगोली हाट क्षेत्र का समाज सेवा के लिए चुना जाना यह इंगित करता है कि डीडी को पालने पोसने वाले इस इलाके से
वह रागात्मक संबंध जोड़ना चाहती है, या कि इसे यूं समझा जाए कि वह कुछ ऐसा करना चाहती है कि गंगोली हाट में पल पुसकर लोग बाग डीडी जैसे ना निकले। चाहे किसी तरह सही, क्या मैत्री डीडी की स्मृति से जुड़ी हुई है? यह सही है कि उस दिन बेआबरू होकर कूचे से निकल जाने के बावजूद डीडी ने एक पत्र दिल्ली से ही, दूसरा बंबई से, तीसरा न्यूयॉर्क से और चौथा पांचवा लॉस एंजलिस से भेजा। मैत्री ने ये पत्र खोले, प्रेम का बखान करने वाले उनके मसविदे पर वैसे ही सरसरी, थोड़ी आशंकित नजर डाली जैसे किसी बाबा का गुणगान करने वाले उन पत्रों पर अविश्वासी बुद्धिमान लोगों द्वारा डाली जाती है, जिनमें आदेश दिया गया होता है कि इस पत्र की 5 नकलें करके तुरंत 5 लोगों को भेजने से कल्याण होगा, ना भेजने से विपदा आएगी। सरसरी निगाह डालने के बाद उसने डीडी के पत्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। 5वां पत्र मिलने पर उसने डीडी को समुद्री तार से चेतावनी भेजी कि आइंदा पत्र ना भेजे। यह सही है कि उसके बाद डीडी का कोई पत्र नहीं आया, किंतु क्या यह सही है कि उसके बाद मैत्री कभी एक क्षण को भी बेबी नहीं हुई? एक क्षण को भी डीडी उसे याद नहीं आया? प्रश्न सार्थक है, किंतु इसका कोई सुनिश्चित उत्तर है नहीं मेरे पास। कलाओं में फिल्म भी शामिल है, इसलिए मैत्री ने यह सुना अवश्य है कि एक सज्जन जो अपने को अब देवीदत्त कहते लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में कुछ हैसियत रखते हैं। मैत्री कला संस्कृति का जो त्रैमासिक निकालती है, रुचिरा, उसमें इन देवीदत्त महोदय के विषय में मूल फ्रांसीसी से अनुदित एक लेख भी छपा, सिनेमा का द्विज देवीदत्त। इस लेख में देवीदत्त की बहुत प्रशंसा थी और बताया गया था कि देवीदत्त नैनीताल के हैं। देश विदेश के साहब लोगों के लिए नैनीताल ही कुमाऊं है। इन देवीदत्त को, इनकी फिल्मों को भारतीय फिल्म महोत्सवों में आमंत्रित किया था, लेकिन ना वो आए ना उनकी फिल्में। फ्रांसीसी समीक्षक कुछ भी कहें, जिन भारतीय समीक्षकों को देवीदत्त की फिल्में देखने का अवसर मिला है, उन्होंने एक स्वर में कहा है, इनमें ऐसा कुछ नहीं जो इतनी प्रशंसा की जाए। लगभग हर कलाकृति के विषय में हमारे कला प्रेमियों में आम राय यही बनाने का रिवाज सा है, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि फ्रांसीसी समीक्षक सही हैं कि भारतीय आलोचक। वह प्रश्न ज्यों का त्यों रह जाता है, क्या मैत्री देवीदत्त को एक लाटे के और अपने को बेबी के रूप में भूल गई है पूरी तरह? उत्तर देने की एक लचर सी कोशिश में मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैत्री कभी कभी निनिर्मेष खड़ी अथवा बैठी रह जाती है, और यदि उसके बच्चे या पति समन्वय की एक भाषा में पूछें, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, या दूसरी भाषा में, किस सोच में पड़ गई, तो वो सिर हिलाकर मुस्कुराकर कहती है, मैं बुढ़ाने लगी हूं शायद, मुझे अपना बचपन याद आने लगा है। अगर डीडी बेबी प्रेम प्रसंग एक बचपना था तो बचपन का याद आना अर्थवान हो जाता है। मुझे यह भी उल्लेखनीय मालूम होता है कि मैत्री अपनी पुत्री गायत्री के प्रति, जो न केवल उसकी जैसी दिखती है बल्कि जिसके व्यक्तित्व में बेबी के अल्मोड़िया जाने कैसे जैसे पन का ही अमरीकी संस्करण प्रकट हुआ है, आकर्षित होती है, थोड़ा चिंतित भी रहती है। श्याम सुंदर मिश्र अपनी पत्नी मैत्रेय का अन्यतम प्रशंसक है। वह उसे पूरा आदर देता है। मैत्रेय अपने पति को मित्रवत मानती है। यह राम मिलाई जोड़ी है और इसकी गिरस्ती सुख संतोष की गिरस्ती है। हमें भी इसमें सुख संतोष होना चाहिए। श्रीमान और श्रीमती मिश्र को बनावटी कहने वाले ईर्ष्यालुओं में हम अपना नाम क्यों लिखवाएं? तो मित्रों, ये था कसब का पृष्ठ संख्या 259 से 271 तक का सफर। अगला अध्याय हम जल्द ही लाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।